नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित की जा चुकी है। इसी के क्रम में हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कराने का पूरा मन बनाया है। इसमें फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर की पूरी तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको मैं कराऊंगा। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर मैथ का पहला वीडियो अपलोड किया जा रहा है। पिछले वर्ष का जो पेपर है 3 फरवरी 2021 में जो पेपर आया था फोर्थ सेमेस्टर गणित का, उसको यहाँ पर हम आपके सामने हल करके दिखा रहे हैं। अगर आपको ये सब पसंद आएगा तो इसके आगे की सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे। नए नए मॉडल पेपर आपको बना के देंगे ताकि आप आने वाली परीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित का 3 फरवरी 2021 को जो पेपर आया था उसको सोल्यूशन आपके सामने देंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चतुर्थ सेमेस्टर 2021 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित, ये फोर्थ सेमेस्टर का 3 फरवरी 2021 को जो पेपर आया था ये वो वाला पेपर है। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इनको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि संख्या 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2, 5, 4, 3। तो यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? सबसे पहले हम वहां पर क्या कर लेते हैं, इसके दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहां पे बनाया 1, 2, 3। अब ये सिंगल डिजिट बच गया तो इसको भी काउंट कर लेते हैं 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर 180, 90, 25 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक और नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 900 दे रखा है, ठीक है, 900 दे रखा है। अब ये पूछे कि इसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। पहले तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं जोड़ा बना के 1 और 2, यानी इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। 900 का होता है वर्गमूल 30 और 30 में आप देख सकते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट आ रहे हैं। 900 के वर्गमूल में 2 डिजिट आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग जोड़े में काउंट करके पता लगा सकते हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी? देखो, जब भी कोई सिक्का उछाला जाता है तो उसमें 2 संभावनाएं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब एक सिक्का उछाला जाएगा तब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो पहले सिक्के में हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है, या फिर दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। यानी जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो हमारे पास 4 कंडीशन बनेंगी। प्रश्न में पूछा जा रहा है दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या है? पट यानी टेल की बात हो रही है। दोनों सिक्कों में टेल आ जाए, ऐसी संभावना क्या हो सकती है? तो ऐसी संभावना केवल एक बार हो रही है कि दोनों सिक्कों में पट आ जाए। तो यहां पर ऊपर लिखेंगे 1 और बटे में लिख देंगे कितनी टोटल संभावनाएं हैं। 1, 2, 3, 4 संभावनाएं टोटल हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना 1/4 है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, यदि लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात आपको बताना है। कैसे निकालेंगे आयतन का अनुपात? देखो, यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? वो होता है आपका πr²h। ठीक, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। अब शंकु के आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। अब हमें इनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखो,
साफ साफ बताया जाता है त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो त्रिज्या और ऊंचाई, ये रही त्रिज्या ये रही ऊंचाई, ये दोनों समान है, तो इनको तो पहले ही काट दो ऐसे ही। पाई और पाई दोनों तरफ सेम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आ गया 1:1/3। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बटे में है, भिन्न में है, अच्छा नहीं लग रहा, तो ये जो 3 है इसको उधर भेज दो। 3:3:1, यानी इनके बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2, 3, 1, 4 दे रखा है, ये थोड़ा पेपर की प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 3:1 आंसर सही होगा, तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं? साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन 45 की वैल्यू पता होना चाहिए और कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दो, प्लस लगा है प्लस लगा दो। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसी तरह √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लो। 4, 2, 3, 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रश्न में डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि आपका जो डाउट है उसको क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, प्रश्न संख्या 5 है। यदि किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? देखो, सबसे पहले तो हम ऐसा क्षेत्रफल निकालें कि जब इनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई ना जाए। मान लो इसकी लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, तो जब दोनों का इसके हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो x y क्षेत्रफल आ जाए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आपको मालूम है जैसे लंबाई 10 दे रखी है, चौड़ाई 8 दे रखी है, तो जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 और 8 को गुणा करते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, तो यही किया गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल आ गया। अब बता रहे हैं कि दोनों को 50-50% बढ़ा दो। जब इसको 50% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.5x हो जाएगा। इसी तरह इसको भी 50% बढ़ाना है तो ये भी आपका 1.5x हो जाए 1.5y हो जाएगा, क्योंकि x में 50% बढ़ाया तो ये 1.5x हो गया, y को 50% बढ़ाया तो 1.5y हो गया। जब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाला तो ये हो गया 2.25xy, यानी जब 50% बढ़ा दिया तो 2.25 गुना बढ़ गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन में देखा, यहाँ पर तो भिन्न में आ रहा है, तो 2.25 को आप भिन्न में बदल लो। 2.25 ये है, इसको भिन्न में बदलो, ये दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ। अब 25 9 225, 25 चौको 100, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यही यहाँ पर पूछा गया था कि अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले ये xy था और फिर हो गया 2.25 xy, यानी 2.25 गुना बढ़ चुका है। तो 2.25 को भिन्न में कर लिया, आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती? इन दोनों के मध्य की संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। 3/5 और 4/5 इन दोनों को जोड़ दो, इंटू 1/2 कर दो, तो इनके मध्य की संख्या निकल आएगी। लेकिन इनके मध्य में इतनी सारी संख्याएं होंगी कि उनको ऑप्शन में लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि इनके मध्य में कौन सी संख्या नहीं आती है, तो वो हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लो। 3/5 और 4/5 है, ये हमने लिख दिया 3/5 और ये लिख दिया 4/5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? इसको हम लोग ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर लें। जैसे पहला ऑप्शन है 7/10, नीचे कितना है 10 है, और यहाँ पर दोनों में नीचे कितना है 5 है, तो इसको सबसे पहले तो 10 बनाओ, 2 से गुणा करो। अच्छा, नीचे 10 बना रहे हैं तो नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8/10
10, 3 दूना 6, 5 दूना 10। ये आपका आ गया। 6/10 से लेकर 8/10 के मध्य में कौन सी संख्या नहीं आती है? तो 7/10 इन दोनों के मध्य आ रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 19/30 ये इनके मध्य में आती है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? नीचे 30 है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 30 दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास कितना था? 5 था। तो हम लोग क्या करें, इस 5 को हम लोग क्या कर लें, इस 5 को हम लोग 30 बना लें। कैसे बनेगा 30? इसमें हम लोग 6 से गुणा कर दें। अगर नीचे 6 से गुणा कर दें तो 30 बन जाएगा। जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी कर लो। 5 छक्का 30, 6 चौको 24, 6 18, 5 छक्का 30, यानी 18/30 से 24/30 के मध्य में संख्या देखो 19/30 तो मध्य में आ रही, क्योंकि 18 के बाद 19 आ रहा है और 24 के पहले 19 आ रहा। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी दे रखा है 16/30। अब 16/30 जो है वो 18 से कम है, यानी 18 से 24 की जो रेंज है इसमें 16 नहीं आ रहा है। और यही यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 16/30 ये आपकी 18 और 24 के बीच में नहीं आ रही, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करो यदि x - 1/x का मान 3/2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। इसको हम लोग x - 1/x इसका क्या कर दें, इसका होल क्यूब कर दें, ठीक है। तो जब इसका होल क्यूब करेंगे तो इसका क्या आएगा, x³ - 1/x³ -3x × 1/x और x - 1/x हो जाएगा, ठीक। x - 1/x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x - 1/x की वैल्यू दे रखी है 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब कर लिया। और ये x³ - 1/x³ -3, अच्छा ये x है इंटू 1/x है, तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा केवल 3 और ब्रैकेट के अंदर x - 1/x ये बचा। अब 3/2 का होल क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27, 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। x³ - 1/x³ यही हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, लेकिन अभी ये भी जुड़ा हुआ तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -3 और x - 1/x की वैल्यू दे रखी प्रश्न में 3/2, ठीक। अब 27/8 इसको सॉल्व करो, 3 3 9, 9/2 हो जाएगा। ये माइनस का है, दूसरी तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, 9/2 x³ - 1/x³। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 नीचे हो जाएगा और 27 प्लस 2 चौको 8, 9 चौको 36, 27 + 36 ये हो जाएगा 63, यानी x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 63/8 आ गई। ये आप समझ गए किस तरह इसको सॉल्व किया गया है। यानी x - 1/x का मान हमें दे रखा है 3/2 और हमें x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x - 1/x का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। जो दे रखा है उसी के हिसाब से होल क्यूब करते हुए उसकी सारी वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आपका 63/8 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। प्रश्न संख्या 8, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय ज्ञात करो। देखो जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो पहले पासे पे कोई नंबर आता है, दूसरे पासे पे कोई नंबर आता है और उन दोनों नंबर को जोड़ने पर एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसके समुच्चय लिखने हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। देखो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है और आपका 11 होती है, 13 होती है। लेकिन जब हम दो पासों को जोड़ते हैं उनके मैक्सिमम नंबर भी जोड़ लें। मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 6। तो 6 और 6 यानी अगर दोनों पासों पे 6 6 आ जाए तो 12 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 से कम जितने भी अभाज्य नंबर होंगे
उनको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो 13 को हम हटा देते हैं, 11 तक काउंट करेंगे। तो देखो क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, 2 हमें लाना है, तो अगर पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 1 आ जाए तो 2 आ जाएगा। ठीक, एक तो ये बना। अब हमें 3 लाना है, 3 लाने के लिए पहले पासे पे 1 लाए, दूसरे पासे पे 2 ले आए, या फिर पहले पासे पे 2 ले आए और दूसरे पासे पर 1 ले आए। अब ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का योग अभाज्य संख्या हो रहा है। इसी तरह अगर 5 हम लाना चाहें तो 5 कैसे लाएंगे, या तो पहले पासे पे 2 हो और दूसरे पासे पे 3 आ जाए, या फिर पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पासे पे 2 आ जाए। और 5 कैसे आ सकता है, 1 और 4 को ले आए, या फिर 4 और 1 को ले आए, मतलब पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए, या फिर पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए। हो सकता है ये आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 5 तो आप ले आए, अब 7 लाओ। 7 कैसे कैसे आएगा, देखो पहले पासे पे 2 आ जाए और दूसरे पासे पे 5 आ जाए। इसी तरह इसका उल्टा भी कर दो, पहले पासे पे 5 और दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तब भी 7 आ जाएगा। और पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पासे पे 3 आ जाए, तब भी ये 7 इनका योग आ रहा है। और देखो कैसे आ सकता है, अब हम 11 लेके आए, पहले पासे पे 5 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, और पहले पासे पे 6 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए। इतनी कंडीशन बन रही हैं अगर हमें दोनों पासों के अंकों को जोड़कर अभाज्य संख्या लानी है। तो ये सारे समुच्चय आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, फिलहाल इस बार आ गया था 3 फरवरी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करो। देखो मान के चलो ये इसका परिधि है, ठीक है, और ये बीच में यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ पर ये जितनी भी दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये बोल रहे हैं 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है ये वाली। ठीक, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। अब चंद्रमा इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, ठीक है, तो हमें ये वृत्ताकार पथ की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2 की वैल्यू होती है 22/7, और ये जो त्रिज्या है, ठीक है, r रेडियस जिसे कहते हैं 3,84,000 किलोमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24,13,714.3 किलोमीटर। ये इसकी परिधि निकल के आ गई। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि 24 - 3a² + 34a का गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले मेन चीज़ हम समझते हैं जिसमें स्क्वायर लगा होता है, 3a²। यहाँ पर ये माइनस में दे रखा है तो हम इसको सबसे पहले प्लस में कर लेते हैं। तो हमने कर लिया इसको प्लस में, और जब इसको प्लस में किया तो बाकी के सारे चिन्ह बदलने पड़ेंगे। जब इसका बदला है तो 3a² प्लस में कर लिया, माइनस का 34a, और ये 24 भी प्लस में है तो इसको भी माइनस में कर लिया। ये आपके सामने आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते, कैसे गुणनखंड निकालते, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो इसका गुणांक है 3 और ये जो केवल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 × 3 हो जाएगा 72। ठीक है, अब इस 34a को इस तरह एडजस्ट करना है कि हमें क्या हो जाए, उन दोनों का गुणा करने पर 72 मिले। जैसे 3a² इसको ऐसे ही रख दो, -34a -36a और प्लस का 2a। यहाँ पर 36 और 2 इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 34 आया, और इन दोनों को गुणा करें, 36 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 72 आएगा। हमें ऐसे ही फॉर्म में तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर तो यही मिल जाए, लेकिन गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पर देखो 24 × 3 72, 36 × 2 72। अब इसको यहाँ पर कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखो 2 यहाँ और 2 ये पकड़ो, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो। इनमें कॉमन ले लिया तो इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, 3a² - 36 है, इनमें कॉमन क्या मिल जाएगा,
3a मिल जाएगा। अब यहाँ से 3a अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा a। उसी तरह यहाँ से 3a कॉमन ले लोगे तो 12 3 36, 12 बच जाएगा। a माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर क्या आया, a माइनस 12, यही उठाकर यहाँ बगल में रख दो a माइनस 12। अब यहाँ पर देखो ये क्या है a और यहाँ पर क्या है प्लस 2a, तो यहाँ से अगर हम a हटा दे तो बचेगा प्लस का 2, प्लस 2 यहाँ रख दो। अब ये 3a प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 12, यहाँ भी a माइनस 12, यहाँ भी a माइनस, एक तरीके से कह सकते हैं इसमें से हमने a माइनस 12 को कॉमन ले लिया तो बचेगा 3a प्लस 2 एक ब्रैकेट में। ये आपका आ गया गुणनखंड। क्लियर हो गई बात। देखो यहाँ पर केवल गुणनखंड करना था तो यहीं से आंसर खत्म हो जाएगा। अगर ये कह देता इसको हल करो, हल करने का मतलब है यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी पड़ती। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, √400 √0.04 प्लस √0.00004 ये बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करना है। 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, 0.04 हमेशा दो दो के जोड़े हमने बताए थे, वर्गमूल निकालना है दो दो के जोड़े बनाओ तो 4 का होता है 2 और इसका ये जोड़ा पूरा बन जाएगा तो इसी के बाद दशमलव लग गया। अभी यहाँ देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है तो 4 का होता है 2 और 3 अंकों के बाद लगना है तो 1 0 2 0 भी बढ़ गया। अब इसको सॉल्व कर लो 20.202 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरह आपने देखा 11 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए गए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो इसके आगे के जो 18 तक क्वेश्चन है वो भी हम आपको हल करके बता देंगे। अगर आपको वो प्रश्न देखने हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आगे के क्वेश्चन भी हमें बताइए, तो हम वो क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी सुझाव हो, आप कुछ भी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं डीएलएड सेमेस्टर से संबंधित, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है। वैसे तो मैं पूरा एक लाइन से पढ़ाऊँगा आपको, बाकी अगर कोई आपकी विशेष डिमांड होगी तो उसको भी ज़रूर पूरा किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।